हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू स्टडी के इस वीडियो में हम पढ़ रहे थे कॉम्पिटिटिव साइंस, जिसमें हम फिजिक्स को कवर कर रहे थे। सबसे पहले आज हमारा फिजिक्स का जो टॉपिक होने वाला है वो है ध्वनि तरंगे, साउंड वेव हम पढ़ने वाले हैं। और ये हमारा लेक्चर सीरीज पूर्ण तरह एनसीईआरटी बेस्ड होती है, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स भी करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे साउंड। आज का हमारा टॉपिक है और आवर्त गति हमें पढ़ना है, पीरियोडिक मोशन सबसे पहला टॉपिक हमारा, क्योंकि साउंड तक पहुंचने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, तो वो सबसे पहले जानेंगे, उसके बाद हम साउंड वेव की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो आवर्त गति क्या होती है? जब कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल में एक ही निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है तो उसकी गति आवर्त गति कहलाती है। सिंपल भाषा में बोले कि जब कोई पिंड एक ही रास्ते पर बार बार अपनी गति को दोहराता है और समान समय अंतराल में, मतलब निश्चित समय के दौरान वो उसी बिंदु पर होता है जहां पर वो पहले था, तो ऐसी गति को क्या बोलते हैं? हम आवर्त गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ये सब गति कैसी है? आवर्त गति कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया हूँ सरल लोलक का। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक हमने क्या किया, एक धागे में एक पत्थर को बांध दिया है और उसको लटका दिया है, तो ये जो पहली स्थिति है वो हमारी साम्य स्थिति कहलाती है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस पत्थर को यहाँ से पकड़कर उसे यहाँ तक विस्थापित किया, तो ये अधिकतम विस्थापन हुआ। साम्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन वाले ये स्थिति हो गई। तो ये जो अधिकतम विस्थापन रहेगा इसको हम बोलते हैं आयाम। क्या बोलेंगे? इसका आयाम, है ना। माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। समझ गए? अब ये क्या करेगा, ये जब इस अधिकतम स्थिति वाली पोजीशन पे है, तो ये जब हम छोड़ेंगे इसको तो ये वापस अपनी साम्य स्थिति की ओर आने की कोशिश करेगा। अब वापस लाने में हमारे द्वारा कोई बल नहीं लगाया जाता, पिंड द्वारा ही बल लगाया जाता है और वो अपनी साम्य स्थिति की ओर आता है। उस बल को हम बोलते हैं प्रत्यानयन बल। क्या बोलेंगे हम? प्रत्यानयन बल बोला जाता है उसको। ठीक है, जो बल साम्य स्थिति की तरफ लाने के लिए लगाया जाता है उस बल को बोला जाता है प्रत्यानयन बल, रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, अब साम्य स्थिति पर जब पिंड वापस आता है तो उसको यहाँ पर रुकना चाहिए था, लेकिन वो रुकता नहीं है गति के पहले नियम से, कि जो पिंड जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहना चाहता है। तो अब पिंड गति अवस्था में तो गति अवस्था में ही रहना चाहता है, तो वो क्या करता है, ये साम्य स्थिति से निकल जाता है और दूसरी तरफ वो फिर से बढ़ता है और अधिकतम विस्थापन करके वो वापस साम्य स्थिति की तरफ बढ़ता है। तो जब पिंड साम्य स्थिति की ओर था, फिर वो पहली तरफ उसने अधिकतम विस्थापन किया, वो वापस साम्य स्थिति पर आया, फिर उसके दूसरी तरफ उन्होंने अधिकतम विस्थापन किया, फिर वो वापस अपनी साम्य स्थिति की ओर आया, तो ये उसका एक कंपन माना जाएगा। पहले तरफ अधिकतम विस्थापन, वापस, फिर दूसरी तरफ अधिकतम विस्थापन, फिर वापस, ये हमारा ये क्या हो गया? एक कंपन हो गया। अब इसमें जो समय अंतराल लगेगा उसको हम बोलेंगे आवर्तकाल। ठीक है, जैसे झूला झूल रहे हैं तो झूले के एक तरफ गए, फिर वापस आकर बीच वाली स्थिति में, फिर वापस पीछे जाते हैं, फिर वापस वहीं आते हैं, तो ये उसका एक कंपन हो गया। आगे जाके पीछे गए फिर वापस आए, तो ये एक कंपन हो गया। और इसमें जो समय लगा उसको हम बोलते हैं आवर्तकाल, जिसको हम टी से दर्शाते हैं और उसका फॉर्मूला होता है T = 2π√L/g। अब ये जो आवर्तकाल है इसमें क्या नहीं आया, तो इसमें पिंड का द्रव्यमान नहीं आया। जो लटका हुआ पिंड है उसका द्रव्यमान नहीं आया, मतलब आवर्तकाल पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे झूला, कोई एक लड़की झूला झूल रही है और वहां पर झूला झूलते हुए दूसरी लड़की और आ जाए, तो झूले के आवर्तकाल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मतलब वो एक तरफ जितनी देर में जा रहा था, वापस आ रहा था, दूसरी तरफ जा रहा था और फिर वापस आ रहा था, उतने ही देर में वो अभी भी वापस आएगा, चाहे एक लड़की बैठी हो चाहे दो लड़की बैठी हो। ठीक है, मतलब द्रव्यमान का आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते, इससे संबंधित कुछ पद है जो कि मैंने आपको बताया हूं अभी। जैसे आयाम, तो साम्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? हमारा आयाम कहलाता है। सेकंड आता है आवर्तकाल, एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगता है वो आवर्तकाल रहता है, इसका जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है। तीसरा आता है हमारा तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ, मतलब एक आवर्तकाल में जितना समय एक कंपन को पूरा करने में लगा, उस एक कंपन को पूरा करने में लिए गए समय में तरंग जितनी दूरी तय करती है वो उसको
तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। इसको हम ग्रीक अक्षर लैम्डा उल्टा वाई वैसा उससे दर्शाया जाता है और इसका मात्रक होता है मीटर। ठीक है। और एक आता है आवृत्ति। आवृत्ति क्या होता है? एक सेकंड में कंपनों की संख्या, एक सेकंड में कितनी बार वो कंपन पूरे किए जा रहे हैं उसे हम बोलते हैं आवृत्ति। और इसको दर्शाने के लिए हम न्यू का प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं या एफ का प्रयोग करते हैं। और जो इसका मात्रक होता है ये याद रखना है, आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स या पर सेकंड। ठीक है, समझ गए? 4 पद, आयाम, आवर्तकाल, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति। अब हम देखते हैं कि आवृत्ति और आयाम का आवर्तकाल में एक संबंध होता है। क्या? आवृत्ति और आवर्तकाल में एक संबंध होता है। कि क्या संबंध होता है? कि जो आवृत्ति होती है वो आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है। मतलब आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल। आवृत्ति बराबर क्या? 1/, आवर्तकाल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन लेते हैं हम। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलोहर्ट्ज एवं उसकी तरंगदैर्घ्य 35 सेंटीमीटर है। यह 1.5 किलोमीटर दूरी चलने में कितना समय लेंगी, ये हमें निकालना है। तो हमें क्या दिया हुआ है? न्यू दिया हुआ है 2 किलोहर्ट्ज। अब यहाँ पर जो किलो है, किलो को जब हम सिंपल में बदलते हैं तो 1000 का गुणा करते हैं, मतलब 2000 हर्ट्ज की आवृत्ति है ये। ठीक है, 2000 हर्ट्ज की आवृत्ति है। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू दिया है 35 सेंटीमीटर, हमें इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 100 से हमने क्या किया? इसे भाग दिया। अब जब 100 से भाग दिया है तो ये आ जाएगा 0.35 मीटर। ठीक है, तो ध्वनि तरंग का जो वेग हो जाएगा v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ये भी याद रखना है, v इज इक्वल टू क्या होता है? न्यू लैम्डा। ये हमारा फॉर्मूला होता है एक, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ठीक है, v का मान है 2000, न्यू का मान है 0.35। जब हम गुणा करें तो आएगा 700 मीटर पर सेकेंड। अब ये आ गई हमारी ध्वनि की चाल। ठीक है, अब हमें निकालना था 1.5 किलोमीटर चलने में कितना समय लेंगे। तो बहुत आसान है, 1.5 किलोमीटर को मीटर में बदल लेंगे तो 1500 आ जाएगा। 700 बराबर 1500 बटे टी, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो 700 रखा हमने चाल की जगह, दूरी के जगह रखा 1500 और टी हमको निकालना है। तो टी बराबर हो जाएगा 1500 बटे 700। 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी। 15/7 मतलब 2.1 सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है आपने। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है v इक्वल टू न्यू लैम्डा। ये याद रखना है कि आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य का गुणनफल ध्वनि के वेग के बराबर होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सरल लोलक। सरल लोलक क्या होता है? तो ये अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये साम्य स्थिति होती है, ये अधिकतम विस्थापन होता है जिसको हम आयाम बोलते हैं। वापस लाने में जो बल लगता है उसको प्रत्यानयन बोलते हैं। ये आवर्तकाल टी का फॉर्मूला होता है, टी इज इक्वल टू 2π√L/g। किस पे निर्भर नहीं करता? तो ये m पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो आगे बढ़े। दोलन। अब मैं दोलन के बारे में भी आपको बता चुका हूँ कि दोलन क्या होता है। जब कोई कण किसी बिंदु के दोनों ओर गति की पुनरावृत्ति करे तो कण की गति कंपन या दोलन गति कहलाती है। अब ये जो दोलन होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मुक्त दोलन, फ्री ऑसिलेशन। ये क्या होते हैं? जिसमें बाह्य बल अनुपस्थित हो, बाह्य बल अनुपस्थित होना चाहिए। तब क्या होगा? ये जो आयाम है, ये जो पेंडुलम में जो आयाम थे, ये क्या होंगे? ये आयाम अनंत समय तक चलते रहेंगे ऐसे, और इसका आयाम में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब ये पहले जितने अधिकतम विस्थापन पर जाता है वो अनंत समय तक उतने ही अधिकतम विस्थापन पर जाता रहेगा, क्योंकि बाह्य बल अनुपस्थित है। इसका मतलब ये आकाश, स्पेस की बात हो रही है। ठीक है, स्पेस में जब बाह्य बल की अनुपस्थिति होती है तब मुक्त दोलन हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, वैक्यूम में। इसके बाद आता है सेकंड नंबर पर हमारा अवमंदित दोलन, डैम्पिंग ऑसिलेशन। यह जो दोलन होते हैं वो घटते हुए आयाम पर होते हैं, घटते हुए आयाम। या आप जैसे डायग्राम में देख पा रहे होंगे, इसमें जो डायग्राम में आयाम है ये कैसे है? घटते हुए आयाम है ना। पहले ज़्यादा है, फिर कम 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 होते जा रहे, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो इन दोलन को क्या बोलते हैं? अवमंदित दोलन बोला जाता है। और ये घर्षण के कारण इस प्रकार के दोलन हमें प्राप्त होते हैं। जैसे झूले को हमने एक बार झूला दिया और छोड़ दिया बल लगाकर, तो उसके बाद झूला क्या होगा? धीरे धीरे अपने आयाम को कम करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि वो रुक जाएगा। ठीक है, और तीसरा आता है हमारा प्रणोदित दोलन,
फोर्स ऑसिलेशन, जिसमें हम बाह्य बल लगाते रहते हैं समय समय पर, जैसे वाद्य यंत्रों तथा सितार, वायलिन आदि में जो होने वाले दोलन है, ये हमारे प्रणोदित दोलन होते हैं, जिसमें अलग अलग बल लगाकर हम दोलन को बनाए रखते हैं। ठीक है, जैसे झूले पर लगातार पीछे कोई एक खड़ा है और वो झूला दिया जा रहा है। ठीक है, जो तरंग होती है वो क्या होता है? तरंग माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ हम तरंग कहते हैं। जैसे पानी में पत्थर डालने पर लहरें उत्पन्न होती है, उसी लहरों को हम क्या कहते हैं? तरंग। पहले पानी शांत था, लेकिन पत्थर फेंकने से उसमें क्या हुई? डिस्टरबेंस उत्पन्न हुआ, विक्षोभ उत्पन्न हुआ, जिसके कारण वो लहरें बनती है और उन लहरों को हम बोलते हैं तरंग, वेव। ठीक है, अब एक आता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। और ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे है, इसमें विद्युत के कंपन भी होते हैं और चुंबक के कंपन भी होते हैं, और दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं। विद्युत और चुंबक के कंपन कैसे होते हैं? दोनों के 90 डिग्री पर होते हैं। इस प्रकार की तरंगों को हम विद्युत चुंबकीय तरंगे बोलते हैं। और ये जो तरंगे होती है, इनमें जो कण कंपन करते हैं वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत करते हैं, इस प्रकार से कंपन करते हैं। ठीक है, तो इन तरंगों को हम क्या बोलेंगे? विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिनमें तरंग के कंपन लंबवत होते हैं। विद्युत और चुंबकीय जो तरंगे होती है वो एक दूसरे के लंबवत होती है। अब ये विद्युत चुंबकीय तरंगे 7 प्रकार की होती है। पहला आएगा गामा किरणें, जिसकी खोज की थी बेकुरल ने, और इसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, मतलब विभेदन सीमा इसकी सबसे ज्यादा होती है। दूसरे नंबर पे आता है हमारी एक्स किरणें। रॉटजन ने इसकी खोज की थी और चिकित्सा क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे हड्डी का फ्रैक्चर देखना हो तब आप एक्सरे करवाते हैं, है ना, एक्सरे करवाने का बोला जाता है हमें, तो चिकित्सा क्षेत्र में एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। तीसरा आता है पराबैंगनी किरणें, जिसकी खोज की थी रिटर ने, और कीटाणुओं तथा बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चौथा आता है हमारा दृश्य प्रकाश, जो वस्तुओं को देखने के काम आता है। न्यूटन ने इसकी खोज की थी। जब दृश्य प्रकाश में श्वेत प्रकाश को बांटा जाता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है: बेजानी, हपीनाला, विबग्योर, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, प्रकाश वाले चैप्टर में हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। 5वें नंबर पे जो हमारी विद्युत चुंबकीय तरंग है वो है अवरक्त विकिरण, जिसकी खोज की थी हर्शेल ने, और टीवी के रिमोट में इसका उपयोग किया जाता है। जो टीवी में आगे रिमोट में आगे जो लाइट रहता है उसमें से ये तरंगे निकलती है, और इसी की सहायता से हम वायरलेस रिमोट का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, 6वें नंबर पे आता है हमारा माइक्रो तरंगे, जिसकी खोज की थी हर्ट्ज ने, और माइक्रोवेव ओवन में इसका उपयोग किया जाता है। फिर 7वां हमारा आता है रेडियो तरंगे। मार्कोनी ने इसकी खोज की थी, रेडियो और टेलीविजन में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये 7 प्रकार की तरंगे होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे, इनको भी आपने याद रखना है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि कंपन के आधार पर तरंगे कितनी प्रकार की होती है। जो वाइब्रेशन होते हैं उनके आधार पर तरंगे कितनी प्रकार की होती है, तो उनके आधार पर तरंगे क्या होती है? 2 प्रकार की होती है। एक ये जो पहले प्रकार के देख रहे हो आप, जिसमें लंबवत कंपन होते हैं, उन्हें हम अनुप्रस्थ तरंगे बोलते हैं। और इस प्रकार के जिसमें संपीड़न और विरलन होता है, उन्हें हम अनुदैर्ध्य तरंगे बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है वो ध्वनि तरंगे होती है, मतलब उसमें संपीड़न विरलन इस रूप में चलती है। और अनुप्रस्थ तरंगे कैसी होती है? प्रकाश तरंगे, ट्रांसवर्स वेव होती है, मतलब इस रूप में प्रकाश तरंगे चलती है ना, जिसमें कण क्या होते हैं? तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। अब जो ध्वनि तरंगे हैं वो एक प्रकार से अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, और इन्हीं तरंगों को क्या बोला जाता है? यांत्रिक तरंगे बोला जाता है। संचरण के लिए इन तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है। जो भी यांत्रिक तरंगे होती है उनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। मतलब जहां पर निर्वात होगा वहां पर वायु नहीं होंगी, तो वहां पर हमारी ध्वनि तरंगे हम संचरण नहीं कर पाएंगे, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाएंगे यदि हमारे पास कोई माध्यम नहीं है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम जैसे ध्वनि तरंगों का वर्गीकरण जो होता है वो 3 प्रकार से हम कर सकते हैं। अपश्रव्य तरंगे, इनकी आवृत्ति के हिसाब से हमने इनका वर्गीकरण किया है। 20 हर्ट्ज से नीचे, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, मतलब 20,000 हर्ट्ज तक, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। ये बीच में आपको याद रखना है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, जिसमें आपको ये जो तरंगे होती है ये श्रव्य तरंगे होती है, जो मानव द्वारा हमारे द्वारा सुनी जा सकती है। श्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अब इससे जो कम रहेंगी उसको हम बोलेंगे अपश्रव्य तरंगे, जिसमें मानव द्वारा नहीं सुनी जा सकती लेकिन सांपों द्वारा सुनी जा सकती है। अपश्रव्य तरंगों की क्या खासियत है? ये सांपों द्वारा सुनी जा सकती है।
ठीक है, लेकिन मानव द्वारा नहीं सुनी जा सकती, 20 हर्ट्ज से कम होती है। और इससे ज़्यादा मतलब 20,000 से ज़्यादा की जो तरंगे होती हैं उनको बोलते हैं पराश्रव्य तरंगे, जो कुत्ता बिल्ली चमगादड़ के द्वारा सुनी जा सकती है। रात में चमगादड़ देखने के लिए भी पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं और संकेतों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इको कार्डियोग्राम में भी इसका उपयोग करते हैं, जो आपने सोनोग्राफी सुना होगा, सोनोग्राफी में भी इसका उपयोग किया जाता है। पेन का कलर मुझे चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, सोनोग्राफी आप देख रहे हो, सोनोग्राफी में भी इसमें इसका उपयोग किया जाता है, जिसमें गर्भ के समय भ्रूण में आप बच्चे की हेल्थ देख सकते हैं, उसकी ग्रो देख सकते हैं। ठीक है, और पहले जो इंडिया में बैन है अभी कि बच्चे का जो लिंग है वो भी पता चल सकता था, लेकिन अब उसे बैन कर दिया गया है। लेकिन फॉरेन में ऐसा होता है अभी भी। ठीक है, सोनोग्राफी का ये उपयोग भी है। एक सोनार होता है एक साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका मतलब है कि पानी के अंदर, ये देखो ये एक शिप है और ये पानी का एक समुद्र मान लो, समुद्र के नीचे की स्थिति का पता लगाने के लिए ये आपको जो कलर में रेस दिख रही है, ये आपकी अल्ट्रासोनिक वेव से, मतलब आपकी पराश्रव्य तरंगे है जो कि भेजी जाती है, और वो जिस जगह ऑब्जेक्ट है उनसे टकराकर ये तरंगे वापस आती है, और वापस आने पर हमें पता चलता है कि वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है। वो तरंगे जितनी जल्दी वापस आएंगी इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट जो है वो पास में है, और जितनी ज़्यादा तरंगे आएंगी इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट बड़ा है। इसी टाइप का जो मैकेनिज्म है वो आपका रडार में भी होता है, लेकिन वो पानी के ऊपर की बात है और उसमें रेडियो सिग्नल का उपयोग किया जाता है, वो आगे हम देखेंगे। ठीक है, अब ये हमारा एक क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक पनडुब्बी पर लगी एक सोनार युक्ति संकेत भेजती है। पनडुब्बी पर एक सोनार युक्ति है जो संकेत भेजती है, उनकी प्रतिध्वनि 5 सेकंड पश्चात ग्रहण करती है। मतलब जो उसने संकेत भेजा वो वापस आने में उसने कितना समय लिया, 5 सेकंड, मतलब वो ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आया। डबल दूरी तय होती है इसमें। अब पनडुब्बी से वस्तु की दूरी यदि 3625 है तो इसका मतलब 5 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की, तो वो डबल दूरी तय करेगा, क्योंकि जाके वापस आना मतलब जाना और आना भी है। तो यदि जाने की दूरी d है तो आने की भी d होंगी, तो 2d दूरी उनने तय की। तो 3650 का मतलब डबल 7250 मीटर की दूरी उनने तय की है। और चाल हमें ज्ञात करना है, तो किस चाल से, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ पर आ जाएगा दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 7250, और जो हमारा समय है वो है 5 सेकेंड। तो हम इसको भाग दे देंगे, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 चौक 20 है ना, 2 बचा है, फिर से 5 25 और 0, मतलब 1450। ये हमारा आ जाएगा आंसर, 1450 मीटर पर सेकेंड। समझ गए? इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आएंगे। बस ये याद रखना है कि इसको दूरी को डबल करना पड़ेगा, क्योंकि जाने की दूरी आने की दूरी दोनों को मिला के अपने को करना है। ठीक है, अब विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल क्या होती है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि 2018 में ग्रुप डी ने जो क्वेश्चन पूछे थे रेलवे में, उसमें ये बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैं आपको आगे उन क्वेश्चन को मैंने लगाया हूँ इसकी स्लाइड में, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन थे। पहले आप इसे देख लीजिए कि ठोस में ध्वनि की चाल कितनी होती है, एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा, ये भी याद रखना भैया। एल्यूमिनियम में कितनी होती है 6420, निकल में होती है 6040, स्टील में होती है 5960, लोहे में होती है 5950 और पीतल में होती है 4700। ये किसकी बात हो गई, ठोस की बात हो गई। द्रव में बात करें, द्रव यदि समुद्री है तो 1531, और आसुत जल है, डिस्टिल्ड वाटर है, तो 1498। ठीक है, शुद्ध जल में कितनी 1498। और गैस में बात करें तो गैसों में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन में होती है 1284, फिर हीलियम में आती है 965, और फिर वायु में आती है 346। ये सब याद रखना है आपको। ठीक है, तो आप देखो ये पूरी टेबल में देख के समझ में आ रहा होगा कि सबसे ज्यादा ध्वनि की जो चाल होती है वो किस में होती है, वो होती है ठोस माध्यम में, है ना। 6420, 6040, 5960, सब 6000 5000 के ऊपर है। और द्रव में देखो सीधे 1500 2000 के नीचे की बात हो रही है, गैस में भी 2000 के नीचे की बात हो रही है। और सबसे ज्यादा गैस में किस में होती है, हाइड्रोजन में। ये भी याद रखना है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो बढ़े आगे। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए मैंने आपको वो क्वेश्चन वो रखा हूँ मैंने आपके लिए कि चाल। अब देखो
सत्य असत्य बताना था। हीलियम गैस में ध्वनि की चाल 965 और हाइड्रोजन गैस में भैया 1284, तो बिल्कुल दोनों सत्य हमने पढ़ चुके हैं। देखो एक बार फिर से मैं आपको टेबल पे ले जाता हूँ। हाइड्रोजन की थी 1284 और हीलियम की थी 965, और यही हमें बोला था कि 965 आपकी हीलियम में है और 1284 हाइड्रोजन में है। इसका मतलब ए भी सत्य है और बी भी सत्य है। अब सोचो, इस क्वेश्चन को सही करने के लिए आपको दोनों का नॉलेज होना चाहिए कि हीलियम में कितनी होती है, हाइड्रोजन में कितनी होती है। करेक्ट है ना? तो आगे बढ़े। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि के बारे में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है? फिर से वही क्वेश्चन है। स्टील में 5960 और निकिल में 6240। तो भाई ये तो सही है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि 6040 होता है, 6240 नहीं होता है वो। ठीक है ना? फिर से ले जाता हूँ मैं आपको। ये देखो, निकेल में है 6040 और स्टील में है 5960। तो ये क्या दे रहा था हमारा? 5960 तो सही दिया उनने स्टील में, लेकिन ये 6240 दे दिया, जो कि 6040 है। तो इसमें केवल ए सही है। ठीक है, कौन सा आ जाएगा? सेकंड वाला ऑप्शन सही आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 25 डिग्री पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के लिए कौन सा सत्य असत्य है? सेम क्वेश्चन। 1531 समुद्र में सत्य है, 1498 डिस्टिल वाटर में सत्य है, मतलब दोनों ही सत्य है। तो 1 और 2 दोनों ही सत्य है। ठीक है, आगे बढ़े। 25 डिग्री सेल्सियस पर बताना है, सेम क्वेश्चन। 5960 स्टील में सत्य है, 6040 ये भी सत्य है। इसका मतलब ए और बी दोनों सत्य है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिससे ध्वनि धीमी, मध्य, मंद, तीव्र, प्रबल सुनाई देती है। ध्वनि की तीव्रता कैसी राशि है? भौतिक राशि है। भौतिक राशि है तो उसको माप सकते होंगे, मतलब माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। मात्रक भी याद रखना है तीव्रता का। ठीक है, क्या मात्रक होता है? माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर। इसका प्रयोगात्मक मात्रक जो है वो है बेल, और बेल के 10वें भाग को हम बोलते हैं डेसीबेल, जिसको हम डीबी से दर्शाते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा डीबी, शोर, ध्वनि का शोर हम डीबी में बताते हैं। ध्वनि कितनी धीमी है, मंद है, तीव्र है, प्रबल है, ये किस में बताएंगे? ध्वनि की तीव्रता से बताएंगे, और उसका मात्रक होता है माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर या डीबी, मतलब डेसीबेल। बेल के 10वें भाग को क्या बोला जाता है? डेसीबेल बोला जाता है। ठीक है, अब जो संगीतिक ध्वनि आती है उसके हम अभिलक्षण देखना है आपको। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था कि संगीतिक ध्वनि के अभिलक्षण क्या क्या है। तो पहला आता है तारत्व, पिच। यदि आवृत्ति कम होती है तो तारत्व कम होता है, मतलब ध्वनि जो होती है वो मोटी होती है। जैसे पुरुषों की जो ध्वनि होती है उसकी आवृत्ति कम होती है, तारत्व कम होता है, और ध्वनि कैसी आती है? मोटी निकलती है। वहीं आवृत्ति ज्यादा, तारत्व ज्यादा, ध्वनि तीक्ष्ण, जैसे महिलाओं में होता है। ठीक है, आवृत्ति ज्यादा होती है, तारत्व ज्यादा होता है, ध्वनि तीक्ष्ण होती है। मच्छर की भिनभिनाहट में भी आवृत्ति ज्यादा होती है, उसकी तारत्व ज्यादा होती है, उसकी जो ध्वनि होती है वो हमें तीक्ष्ण लगती है। ठीक है, सेकंड इसका है प्रबलता, लाउडनेस, जो कि हमें धीमा तथा तेज ध्वनि का सुनाई पड़ना, ये उसके किस गुण के कारण होता है? उसके प्रबलता गुण के कारण होता है। और तीसरा आता है उसका गुणता, क्वालिटी और टिम्बर। यह समान प्रबलता एवं समान आवृत्ति की ध्वनियों में भेद करता है। एक समान प्रबलता की, समान आवृत्ति की ध्वनियां हैं, उनमें भेद करने का काम कौन करता है? उसका गुणता वाला जो अभिलक्षण है वह करता है। इसलिए ही हमें जो अलग अलग वाद्य यंत्र रहते हैं उनसे अलग अलग ध्वनि हमें सुनाई में पड़ती है। ठीक है, ये गुणता के कारण, ये याद रखना है, तारत्व, प्रबलता और गुणता। ठीक है, आगे बढ़े। ध्वनि का परावर्तन, जिस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन होता है किसी ठोस या द्रव से टकराकर, उसी प्रकार ध्वनि भी वापस आती है। ठीक है, तो उसका क्या लौटना क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। ध्वनि का परावर्तन क्या होगा? ध्वनि का परावर्तन किसी ठोस या द्रव से टकराकर ध्वनि का वापस लौटना ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। अब इसमें एक प्रतिध्वनि आती है, जैसे भाई पहाड़ पे जाके वो आपने तेजी से बोलने वाला सीन जरूर देखा होगा, जिससे क्या होता है थोड़ी देर में वही आवाज़ जो बोली गई है वही वापस आती है ना? टीवी में, मूवी में, या खुद करके अभी आपने देखा होगा। तो वो जो वापस आ रही है साउंड, सेम साउंड जो वापस आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? हम प्रतिध्वनि बोलते हैं। क्या बोला जाता है? प्रतिध्वनि। अगला आता है अनुरणन। ये क्या होता है? जब कोई हॉल ध्वनि स्रोत के बंद करने के बाद भी ध्वनि कुछ देर सुनाई देना। किसी हॉल में क्या होता है, ध्वनि स्रोत बंद कर दिया, उसके बाद भी कुछ समय के लिए हमें ध्वनि सुनाई देती है, तो उस चीज को क्या बोलता है? क्या बोला जाता है? अनुरणन। और ये ध्वनि के परावर्तन के कारण होता है। ठीक है, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन और देख लो हम, कि यदि किसी मनुष्य
चट्टान पे खड़ा ताली बजाए, उसकी प्रतिध्वनि 5 सेकंड के पश्चात सुनाई देती है, तो ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकंड ली जाए तो चट्टान और मनुष्य के बीच की दूरी कितनी होगी। अब प्रतिध्वनि आई है मतलब जाके वापस आई है ना, तो इसलिए हम इसको क्या लेंगे, चाल v बराबर दिया हुआ है, t समय दिया 5 सेकंड, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, तो दूरी हो जाएगी 1730 मीटर। लेकिन उनने पूछा है कि चट्टान और मनुष्य के बीच की दूरी, ये कौन सी 5 सेकंड जो है वो जाके वापस आने वाली दूरी है, इसका मतलब 2d है ये। तो d बराबर निकाल लेंगे 2 से भाग देके, 1730 को जब हम 2 से भाग देंगे तो 865 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, समझ गए, सिंपल से क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब परावर्तन के जो उपयोग है उसमें देखो क्या क्या आता है। पहला आता है मेगाफोन या लाउड स्पीकर, हॉर्न, शहनाई सभी प्रकार इसी प्रकार से बनाए जाते हैं कि ध्वनि विशेष दिशा में ही जाती है। मतलब उसके जो आगे का फ्रंट का जो भाग होता है उसकी इस प्रकार से डिजाइन की जाती है कि ध्वनि का फैलाव ना होकर सब दिशाओं में एक विशेष दिशा में ध्वनि जा सके। और दूसरा आता है स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर का वो जो गले में टांग के रहते हैं स्टेथोस्कोप, जिससे चेस्ट पे लगाकर वो हृदय और फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुनते हैं, उसको हम स्टेथोस्कोप बोलते हैं, और वो भी परावर्तन के ही अनुप्रयोग है। ठीक है। और तीसरा आता है कंसर्ट हॉल, जिसमें सम्मेलन कक्षों तथा सिनेमा हॉल में जो छतें होती है वो वक्राकार बनाई जाती है ताकि जो साउंड है वक्र के रूप में मुड़े और पूरे हॉल में फैल जाए बराबर रूप से, सभी ऑडियंस तक पहुंचे वो। तो ये परावर्तन का उपयोग के अंतर्गत आएगा। तो ये भी याद रखना है कि कॉन्सर्ट हॉल, सम्मेलन कक्ष तथा सिनेमा हॉल की जो छतें है वो किस प्रकार की बनाई जाती है, तो वो वक्राकार बनाई जाती है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है हमारा अगला कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति यदि 100 हर्ट्ज है तो 1 मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगा। अब जो आवृत्ति होती है वो होता है 1 सेकंड में कंपनों की संख्या। अब 1 सेकंड में कंपन कितने हैं, 100, तो 1 मिनट में कितने होंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 सेकंड में 100 है तो 60 सेकंड में कितने होंगे, 6000 कंपन। ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है। इसके बाद आता है डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव क्या होता है, जैसे एम्बुलेंस के एग्जाम्पल से हम इसे बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि एम्बुलेंस का जब सायरन बजता है और वो एम्बुलेंस यदि हमारे पास आ रही है, हमारी तरफ आ रही है, तो हमें वो सायरन जो है वो तेजी से बजने लगता है ना, उसके साउंड जो है वो तेज होने लगते हैं, और जैसे ही वो दूर जाती है वैसे ही उसके जो सायरन की आवाज़ है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। हमारे पास जैसे जैसे आती है तो सायरन की आवाज़ तेजी से बढ़ने लगती है, और जैसे ही दूर जाती है तो सायरन की आवाज़ कम होती है। तो ये जो आवृत्ति बदलती हुई सी प्रतीत हो रही है हमें, ये कौन से प्रभाव के कारण है, ये डॉपलर प्रभाव के कारण है। डॉपलर ने इसको बताया था, इसी कारण इसका नाम जो पड़ा है वो डॉपलर प्रभाव पड़ा है। इसका उपयोग किया जाता है रडार में। रडार में इसका उपयोग कैसे किया जाता है, ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये रडार है आपका एंटीना, रडार एंटीना है। इससे रेडियो तरंगे भेजी जाती है सब दिशाओं में, और जैसे ऑब्जेक्ट है उससे ये रेडियो तरंगे क्या होती है, टकरा कर वापस आती है। रेडियो तरंगे टकराकर वापस आती है, और यदि ये जो रेडियो तरंगे टकराकर वापस आ रही है उनकी आवृत्ति यदि बहुत तेज है, इसका मतलब वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इसके रडार के बहुत ही पास है। तो समीप का ऑब्जेक्ट रहेगा तो आवृत्ति ज़्यादा रहेगी, दूर का ऑब्जेक्ट रहेगा तो आवृत्ति कम रहेगी। ठीक है। इस प्रकार से डॉपलर प्रभाव का रडार में उपयोग किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा ये आखिरी है कि कान जिससे हम ध्वनि को सुनते हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा हमें जान लेना चाहिए कि किस प्रकार से हमारे जो कान है वो ध्वनि को सुनते हैं। ठीक है। तो देखो, ये आप जो स्टार्टिंग में देख रहे हैं यहाँ पर, ये कान का बाहरी भाग है। इस भाग से ध्वनि एकत्र की जाती है बाहर से। ठीक है। इसके बाद जो ध्वनि है वो इस श्रवण नलिका में से होकर जाती है, और कहाँ पर पहुँचती है, ये पहुँचती है कर्ण पट्ट पे, कान के पट्ट पे पहुँचती है, जिसको हम कान का पर्दा बोलते हैं। और यहाँ पर ये क्या करती है, एक वायु में दाब होता है तो ये कर्ण पट्ट पे एक दाब लगाती है, और ये जो कर्ण पट्ट है ये अंदर की तरफ दबाव महसूस करता है, अंदर की तरफ दबता है, और जो ध्वनि होती है वो संपीड़न और विललन में चलती है। मतलब संपीड़न कहीं पर बहुत ज़्यादा विललन हो जाता है, कहीं पर संपीड़न होता है। तो जहाँ संपीड़न होता है वहाँ दबाव कम होता है, उस टाइम पर जो कर्ण पट्ट है वो बाहर की तरफ वापस आता है, और जैसे ही दबाव वाला क्षेत्र आता है वो वापस अंदर जाता है। तो अंदर भी क्या होता है, दबाव का क्षेत्र बनता है। और ये जो 3 हड्डियाँ है कान के भीतर की,
मुग्धरक, निहाई और वलयक, ये क्या करती है, ये हड्डियां इन कंपनों को कई गुना बढ़ा देती है। मतलब अंदर भी कंपन स्टार्ट हो जाते इस प्रकार के कंपन स्टार्ट हो जाते हैं संपीड़न विचलन वाले। और वो हड्डियां ये मुग्धरक, निहाई और वलयक, ये जो 3 हड्डियां होती है ये कंपनों को कई गुना बढ़ा देती है। इसके बाद बढ़ाने के बाद ये क्या करता है, अंदर के कर्ण में, कर्णावृत में इसको सबको ट्रांसफर कर देता है। और ये जो कर्णावृत है ये क्या करता है, ये जो दाब के परिवर्तन है इनको विद्युत संकेत में पहुंचा देता है, परिवर्तित कर देता है। और विद्युत संकेत में परिवर्तित करने के बाद ये श्रवण तंत्रिका द्वारा, ये जो हमारी श्रवण तंत्रिका है इसके द्वारा ये मस्तिष्क में संकेतों को पहुंचा दिया जाता है। और जो मस्तिष्क है ये विद्युत संकेतों को ध्वनि में परिवर्तित करके हमारे लिए व्याख्या करता है। इस प्रकार से ये हमारे कान का कुल मैकेनिज्म होता है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि लेक्चर अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कैसा लग रहा है ये लेक्चर सीरीज़। ठीक है, और इसी प्रकार के लेक्चर पाने के लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।